जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में मेसेल्सन स्टोल एक्सपेरिमेंट को हम लोग मेंशन किए थे। डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल्स को प्रूफ किया गया था। आज हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म को डील करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन के मैकेनिज्म को ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी। थोड़ा टफ भी है जेनेटिक्स, लेकिन प्रैक्टिकल है ना। थोड़ा ध्यान अगर देंगे तो इजी हो जाता है, सबसे इजी हो जाता है कहो तो। देखो, रिप्लिकेशन के लिए डीएनए को रिप्लिकेट होना है तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। डीएनए रिप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। जहाँ से स्टार्ट होता है रिप्लिकेशन होना, उसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं, ORI साइट बोलते हैं। प्रोकैरियोट में सिंगल होता है और यूकैरियोट में मोर देन वन होता है। तो कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, जिस तरह से भी होता है। तो हम लोग वन बाय वन मैकेनिज्म को मेंशन करते हैं। मैकेनिज्म को मेंशन करेंगे। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या होगा? फिक्स पॉइंट होंगे जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। फिक्स पॉइंट जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। इसको बोलते हैं ORI साइट। ORI साइट बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक ORI साइट होता है, सिंगल। कितना होता है? एक होती है। और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स लिख दो। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में सिंगल ORI होता है, सिंगल ORI होता है। और यूकैरियोट्स में मोर देन वन होती है, इस तरह से। अब अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं, सर्कुलर डीएनए होती है। एक्चुअली सर्कुलर डीएनए इस तरह से होता है, इस तरह से सर्कुलर डीएनए होता है। मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये सर्कुलर डीएनए को दिखा रहा हूँ। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दो स्ट्रैंड को हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से अटैच करके रखेगा। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट्स में इस तरह से नज़र आते हैं। अब एक क्या होंगी यहाँ पे? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट होगा, ORI साइट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में अगर होगा तो इस तरह से होंगी। एक ORI साइट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, है ना। यहाँ से क्या होंगी? ओरिजिन स्टार्ट होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा इस तरह से। और ये दोनों साइड में होंगी, बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन में होगी। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, है ना, ये साइट होगी। यहाँ से दोनों साइड में क्या होगी? ओरिजिन से रिप्लिकेट होना, बोथ साइड। और इसमें जो ये वाला बॉन्ड दिखा रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से होती है प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा और फिर कंप्लीमेंट्री नेक्स्ट न्यू स्ट्रैंड का उसके साथ कम्बिनेशन होगा। तो इस तरह से होती है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में वन होती है और यूकैरियोट्स में मोर देन वन होती है, याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में वन और यूकैरियोट्स में मोर देन वन होती है। दूसरा जो यहाँ पे मैकेनिज्म होगा, फिक्स्ड होती है और बाई डायरेक्शनल होता है ना। बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन होती है, इस तरह से दोनों साइड में होती है। दूसरा पॉइंट में याद रखेंगे, बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन इस तरह से होती है बोथ साइड, है ना। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन होती है। प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स।
यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स में दोनों में क्या होती है, बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है, फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होती है, दोनों डायरेक्शन में इस तरह से क्या होती है, रिप्लिकेशन होना स्टार्ट होती है। तीसरा मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, अनविंडिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड होता है। अनविंडिंग, अनबाइंडिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड, टू डीएनए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड का इस तरह से अनवाइंडिंग होता है ना। टू डीएनए स्ट्रैंड का अनवाइंडिंग होता है। कैसे कैसे होता है, कौन कौन सा एंजाइम्स है जो हेल्प करता है। फर्स्ट एंजाइम्स यहाँ पे जो होती है अनवाइंडिंग के लिए, हेलिकेज होता है। क्या होता है, हेलिकेज। दूसरा एंजाइम्स होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम लोग HD प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HD प्रोटीन, है ना। हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, HD प्रोटीन बोलते हैं इसको। तीसरा एंजाइम्स जो होता है, तीसरा एंजाइम्स होता है टोपो आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज। चौथा जो एंजाइम्स होता है टोपो आइसोमेरेज के अलावा गाइरेज होती है। सब एंजाइम्स का, जितने भी एंजाइम्स है, अलग अलग फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है हम लोग देखेंगे। ये जो हेलिकेज है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है ना, ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना है। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, 2 स्ट्रैंड है इस तरह से, 2 स्ट्रैंड के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा। कौन, हेलिकेज, है ना, इसको ब्रेक करेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना है। 2 ATP इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकेज ऑफ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट एंजाइम्स है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जब यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होती है, फिर से अगर छोड़ेंगे तो रस्सी होता है, रस्सी के पाक को अगर हटाते हैं, छोड़ेंगे तो फिर से वो कॉइलिंग होना स्टार्ट होता है, होना चाहता है। तो ये जो दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये प्रिवेंट रिकॉइलिंग, ये क्या करता है, प्रिवेंट रिकॉइलिंग, ना, फिर से कॉइल होने नहीं देगा, फिर से इसको कॉइल होने इस तरह से नहीं देगा। एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, रिकॉइल होने नहीं देता, तो प्रिवेंट रिकॉइलिंग। टोपो आइसोमेरेज है। अब अगर देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है ना, इसको कॉइलिंग होने नहीं देगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन SSB। दूसरा यहाँ पे जो है ना ज़्यादा ट्विस्ट हो जाता है, जब इसको खोलेंगे, रस्सी को इधर से खोलेंगे, पाक बोलते हैं हम लोग लोकल भाषा में, तो इसको ट्विस्ट इधर से अनट्विस्ट होगा, ये ज़्यादा ट्विस्ट हो जाएगा। तो ये जो तीसरा एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज, उसको क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट रिकॉइलिंग, इसको फिर से रिकॉइल होने नहीं देगा, एक दूसरे के साथ फिर रिकॉइल होने नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो एंजाइम है टोपो आइसोमेरेज, जब यहाँ पे रिकॉइल नहीं होगा और जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी, इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, है ना, इसको मेंटेन करके रखेगा, उसको सुपर कॉइल होने नहीं देगा, रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग। टोपो आइसोमेरेज, रिमूवल ऑफ सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा, है ना। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, पाक बोलते हैं, तो इधर जैसे ही खुलेगा तो ये यहाँ पे पाक ज़्यादा हो जाता है, इसको मेंटेन करेगा, रिमूव करेगा, उसको बोलते हैं सुपर कॉइल।
सुपर कॉइल को रिमूव करेगा टोपोआइसोमेरेज। और गायरेज जो होता है, हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज दोनों का काम कर सकता है। हेलिकेज एज वेल एज टोपोआइसोमेरेज दोनों काम करेगा, है ना। हेलिकेज एज वेल एज टोपोआइसोमेरेज, ये दोनों का काम करेगा। हेलिकेज का भी काम करेगा और टोपोआइसोमेरेज का भी काम करेगा। कौन? गायरेज। ये एंजाइम्स हो गई, है ना। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन के लिए एक ओरिजिन फिक्स पॉइंट होंगे जिसको हम लोग ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। दूसरा बाई डायरेक्शनल होगा और तीसरा अनविंडिंग ऑफ टू डीएनए स्ट्रैंड के लिए ये एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। अब देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे अनविंडिंग होती है, दो डीएनए स्ट्रैंड अलग होते हैं। तो डीएनए स्ट्रैंड को अगर देखेंगे तो इस तरह से दो डीएनए स्ट्रैंड होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये क्या होता है? लिंक्ड होता है। एक का डायरेक्शन अगर 5 to 3 प्राइम होता है तो दूसरा एंटी पैरेलल होता है, 3 प्राइम to 5 प्राइम होता है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, हेलिकेज इसको तोड़ेगा, दूसरा एसएसबी प्रोटीन इसको फिर से कॉइल होने नहीं देगा। टोपोआइसोमेरेज इधर जो सुपर कॉइल हो रहा है उसको वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा, रिमूव करेगा। और गायरेज हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज दोनों का काम करेगा। तो इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। हेलिकेज ये फर्स्ट एंजाइम्स है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए दोनों स्ट्रैंड को अलग करेगा। न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों के साथ अटैच होता जाएगा। ओके, तो सोचो यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये खुल जाएगा। यहाँ तक टूट गया, है ना। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इस तरह से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। ये और भी होंगे इसमें, बीच में मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से खुल जाएगा, है ना। 5 to 3 है, 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम 5 प्राइम, इस तरह से। ये तोड़ने का, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करेगा? इस तरह से ये जो एंजाइम है ये हेलिकेज है। क्या है? हेलिकेज एंजाइम्स हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए इधर अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे ही इस एंड को छोड़ा जाएगा तो ये फिर से कॉइल करना चाहेगा। इसको प्रिवेंट कौन करेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है टेट्रामर फॉर्म में होता है, 4 एक ग्रुप में होता है। यहाँ पे होंगे ये टेट्रामर फॉर्म में दोनों स्ट्रिंग के साथ होंगे। ये क्या है? ये है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये किस फॉर्म में होंगे? टेट्रामर फॉर्म में होंगे, टेट्रामर फॉर्म, इस तरह से होंगे। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जाएगा और ये कॉइलिंग को फिर से नहीं होने देगा, है ना। तो सुपर कॉइल प्रिवेंट करेगा रिकॉइल से। एसएसबी प्रोटीन, एसएसबी एंजाइम्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोटीन जस्ट लाइक एंजाइम्स। तो इस तरह से होती है ना। और यहाँ पे ये जो सुपर कॉइल करेगा, ये जो सुपर कॉइलिंग होगी इसको रोकेगा कौन? टोपोआइसोमेरेज। सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कौन करेगा? टोपोआइसोमेरेज। ये टोपोआइसोमेरेज इसको प्रिवेंट करेगा, सुपर कॉइल को। इस तरह से यहाँ पे काम होती है। अब जितना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा है उसका शेप अगर देखेंगे तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं।
और ये रिप्लिकेशन फॉर्क जो होता है वाई शेप्ड में होता है। कैसा होता है? वाई शेप में होता है। क्लियर? क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा है, ध्यान से। रिप्लिकेशन फॉर्क वाई शेप में इस तरह से फॉर्मेशन होता है और ये किस लिए होता है? न्यू स्टेन सिंथेसिस के लिए होता है। फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टेन, फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेन। न्यू स्ट्रेन के सिंथेसिस के लिए होती है। इसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। इस तरह से एंजाइम रिक्वायर्ड होती है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती है। नए स्ट्रेन के सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, अब ये डीएनए को बना सकता है, ये डीएनए आरएनए बना सकता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए अगर डीएनए बनाएगा उसको बोलते हैं ऑटोकैटालिटिक, और अगर डीएनए आरएनए बना देगा उसको बोलते हैं हेटेरोकैटालिटिक नेचर ऑफ डीएनए। तो डीएनए दो तरह से काम कर सकता है। डीएनए इज ऑटोकैटालाइटिक और दूसरा हेटेरोकैटालाइटिक। ऑटोकैटालाइटिक कब? जब ये डीएनए बनाएगा और जब ये डीएनए आरएनए बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोकैटालाइटिक इफेक्ट। डीएनए ऑटोकैटालिटिक हो सकता है जब डीएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। डीएनए बनाएगा तो रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन। हेटेरोलाइटिक डीएनए भी हो सकती है। डीएनए जब एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। तो डीएनए इज ऑटोकैटालाइटिक एज वेल एज हेटेरोकैटालाइटिक, याद रखना है। इस तरह से नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीएनए इज ऑटोकैटालाइटिक या फिर कह सकते हैं डीएनए इज हेटेरोकैटालाइटिक। बोथ इफेक्ट को शो कर सकता है। डीएनए बना सकता है, डीएनए आरएनए बना सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस को कैसे होता है। यहाँ पे तो इतनी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, एंजाइम्स होती है, डीएनए अनविंड होती है, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, टोपोआइसोमेरेज, गाइडेज, सबका फंक्शन मिला के डीएनए रिप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म में ये सारा फंक्शन है ना, ये सारा एंजाइम्स काम करेंगे और फिर डीएनए रिप्लिकेशन को फाइनली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।